वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 54 पर आ जाइए। 12th क्लास की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें अगला टॉपिक है स्वराज्य के लिए संघर्ष 1। ठीक है, इसका एक पार्ट एक और होगा 2, उसमें कवर हो पाएंगे पूरे कंप्लीट प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। चलिए, ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, क्योंकि जीएस एक ही जैसी रहती है सभी में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? मोहम्मद अली, सैयद अहमद खान, शौकत अली, लोकमान्य तिलक। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, 1 और 3। देखिए, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल्स है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, जो सबसे पहला आया फिर उसके बाद। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज्य पार्टी का गठन। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में, असहयोग है 1920 का, चौरी चौरा 1922 और स्वराज्य पार्टी का गठन 1923। तो 1 2 3 4 वाले हो गया किसमें? डी में। यह है घटनाएं, यह है कालक्रम। रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, चौरी चौरा फरवरी 1922 और स्वराज्य पार्टी जनवरी 1923। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के योगदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों का योगदान, बिल्कुल ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्य पार्टी द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, स्वराज्य पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाना स्वराज्य पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। पहला वाला करेक्ट है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडीमैन समिति की नियुक्ति स्वराज्यों ने ही करवाई। इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया, तो दूसरा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा, असहयोग आंदोलन के बाद देश में फैल रही सांप्रदायिकता की भावना, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेसियों का बर्बर दमन करना, उपरोक्त सभी। स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारण केवल पहला है इसमें। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवादियों में फैली हताशा। देखिए, असहयोग आंदोलन को रोके जाने से तात्कालिक रूप से राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनने से कैसे बचाया जाए तथा उनमें अन्य कांग्रेसी नेताओं में गहरे मतभेद उभरे। इनमें से आंदोलन को निष्क्रिय होने से बचाने के विचार के प्रतिनिधित्वकर्ता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के भीतर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। और स्वराजियों का कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उनमें भाग लेना चाहिए।
सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए और ब्रिटिश सरकार की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिवों में से एक थे। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह से स्वीकार किया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि यह पार्टी काउंसिल के चुनावों में भाग लेगी। नंबर 6 पर आ जाइए। गांधी जी के द्वारा 1920 में आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण था या क्या था? कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न और इसका उत्तर है चौरी चौरा की हिंसक घटना हो गई थी, उसी के कारण गांधी जी ने वापस लिया था। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। गुस्साई भीड़ ने क्या किया? पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी को डर था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है। इसी कारण गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस ले लिया। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है इसमें। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबर भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे। कितने सही हैं इन तीनों में? इन तीनों में तीनों के तीनों करेक्ट हैं। 1 2 3 डी। देखिए सारे के सारे सत्य हैं। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। इस आंदोलन के कारण नगरों में मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक चेतना का राजनीति में समावेश हुआ। देखने में तो असहयोग आंदोलन असफल था, मगर इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन अनेक अर्थों में और मजबूत हुआ था। लाखों लाख किसान, दस्तकार, शहरी गरीब राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियां और पुरुष दोनों आंदोलन में शामिल हुए। लाखों लाख स्त्री पुरुषों के इसी राजनीतिकरण और सक्रियता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रांतिकारी चरित्र प्रदान किया। इस आंदोलन से भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। तो तीनों के तीनों करेक्ट। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन का देश के दूर दराज के स्थानों तक प्रसार हुआ। तीनों करेक्ट हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक द्वारा स्वराज कोष की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान चरखा स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। अच्छा, गलत बताना आपने को। इनकरेक्ट कौन कौन सा है इसमें? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, ये तो सही है। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक द्वारा स्वराज कोष की स्थापना की गई, ये भी ठीक है। इस आंदोलन के दौरान चरखा नहीं बल्कि खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बनेगा, तो गलत है यहाँ पर तीसरा केवल। देखिए पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा भी सही है। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक ने स्वराज कोष की स्थापना की और 6 महीने के भीतर इसमें 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। तीसरा वाला गलत है। चरखा नहीं बल्कि खादी असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया या बन गई। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है?
किससे है? इसी से है। ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन से। देखिए 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लिया। इसी समय अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह घटनाएं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खेड़ा सत्याग्रह। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 का है, चंपारण 1917 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और खेड़ा 1918। तो बनेगा इसका 1, 2, 4 और 3। सबसे लास्ट में 1919 आना चाहिए। 1, 2, 4 और 3 किस में है? 1, 2, 4, 3 बी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, चंपारण सत्याग्रह सभी को पता होगा 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? किसका कथन है ये? गांधी जी का। देखिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी जी ने 1920 के आरंभ में घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न सांवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है। देखिए वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, मुसलमानों को अधिक शिक्षा तथा ज्ञान विज्ञान से जोड़ना। तीसरा है कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना और चौथा तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। देखिए खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे वो था मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना और तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना तथा खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना, पहला और चौथा। ठीक है, सी है इसका आंसर। मुसलमानों को अधिक शिक्षा और ज्ञान विज्ञान से जोड़ना ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम लोगों को खड़ा करना, ये भी गलत है। गांधी जी ने तो जोड़ने का प्रयास किया ना असहयोग को कांग्रेस से, खिलाफत को कांग्रेस से। केवल 1 और 4 ही सही है यहाँ पर। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों ने समूची भारतीय जनता को एक समान रूप से प्रभावित किया था। हिंदू मुसलमान दोनों को राजनीतिक आंदोलन में ले आया। उदाहरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को आमंत्रित किया कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आकर अपना उपदेश दें। और क्या क्या हुआ? इसी तरह से अमृतसर में क्या हुआ? सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी थी। यह राजनीतिक एकता सरकार के दमन के कारण थी। कौन सी सरकारी? ब्रिटिश सरकार। ठीक है। इस वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन की शक्ल ले ली। जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनेताओं ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे युद्ध के बाद तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, किंतु सिवर्स की संधि के दौरान यह खबर फैल गई कि ब्रिटिश सरकार तुर्की के सुल्तान पर आपत्तिजनक शर्तें थोप रही है। ठीक है।
मुसलमानों का यह भी मत था कि तुर्की के सुल्तान को लोग खलीफा अर्थात धार्मिक मामलों में मुसलमानों का प्रमुख मानते थे, अतः खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा के सम्मान, शक्ति व सर्वोच्चता की स्थापना करना भी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी बड़ी है इसलिए तीव्र गति से पढ़ रहे हैं। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? गांधी, टैगोर, मालवीय या गोखले? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथा कथित क्षुद्रता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े हुए थे वो। देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह का अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ ने अपने लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। ठीक है, एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई। लेकिन जलियांवाला बाग जो है बहुत बड़ा बाग तो था, मगर उससे निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दे दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ रहे। तटस्थ तो नहीं थे गांधी जी, गलत है दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला सही है। देखिए, दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी भी रॉलेट एक्ट से क्या वर्ड यूज करें, मतलब उनके दिल को ठेस पहुंची। उनको भी काफ़ी धक्का लगा इस काले कानून से, और फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन ना करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। दूसरा वाला गलत है, तटस्थ नहीं थे वो। 17वां प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में दो कथन है, कौन सा सही है? यह सत्याग्रह महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। इसी सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। देखिए, दूसरा वाला तो सही है, महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में नहीं बल्कि गुजरात के, तो केवल दो सही है यहाँ पर। उन्नीस सौ 18 में गुजरात के खेड़ा के किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने, कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर ठीक है, उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और आह्वान किया कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती किसान लगान देना बंद कर दें।
जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूल करने के आदेश दे दिए जो लगान देने में सक्षम है, उसके बाद यह संघर्ष वापस ले लिया गया। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक किसानों, बिहार के कपास उत्पादक किसानों, बिहार के बुनकरों, बिहार की कोयला खाद्यान्न में काम करने वाले मजदूरों। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। गांधी जी के संघर्ष के कारण अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी आई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गांधी जी के संदर्भ में 3 में से कौन सा सही है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया। खेड़ा मैंने से शुरू किया था। 1917 में चंपारण था। तीनों तो सही हो नहीं सकते। 1 2 3 वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तीसरा गलत है। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे और पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। तीसरा वाला गलत है क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारत में आरंभ किया गया पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। 20वां प्रश्न है, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे 2 कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। पहला वाला तो सही है। क्या दूसरा वाला भी सही है? बिल्कुल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है। बिहार के चंपारण जिले के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी तथा निहलों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। 1917 में गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे गांधी जी। इन सब के साथ चंपारण पहुंचे गांधी जी और किसानों के हालात की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। अंततः ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। 21वां प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? स्वदेशी अपनाने से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, रोलेट एक्ट से या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से? इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया। सरकार ने 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया ताकि सुधारों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर प्रभावी सुशासन की मांग रखी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ये लोग उदारवादी कहे गए तथा भारत की राजनीति में आगे चलकर इनकी बहुत नगण्य भूमिका रही। ये उदारवादी थे। एक थे गरमपंथी, इनको नरमपंथी भी कह सकते हैं उदारवादियों को। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोलेट एक्ट से संबंधित है?
तो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि 1919 के सरकारी सुधारों ने संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके। ठीक है, ताकि 1919 के सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल सके ब्रिटिश सरकार। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून में ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और दंड दे सकती थी। 23वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहला ही गलत है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1909 का अधिनियम, और 1919 का जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। बाकी इस अधिनियम में वित्त कानून और व्यवस्था आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए, ये बात ठीक है। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था, ये भी ठीक है। तीनों तो सही हो नहीं सकते। देखिए, पहला वाला ही असत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 में मोंटेग्यू ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो पार्ट 1 से जो टॉपिक है उससे 23 क्वेश्चन निकलते हैं। पार्ट 2 से जितने भी बनेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।